दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, हमारा भविष्य जल से ही सुरक्षित और संवर्धित होता है, पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है और उसकी कितनी मात्रा हमारे उपयोग के लिए है, जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, भौम जल और इसके क्षय के संबंध में, और अंत में जल का वितरण तथा जल का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। दोस्तों एक स्लोगन है, जल है तो कल है और यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। ये पूरी तरह से सही है क्योंकि हमारा भविष्य आगे जल की उपलब्धता पर निर्धारित होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो यदि हुआ तो जल के लिए होगा। जल की बहुत सीमित मात्रा है और उस मात्रा में हमारे उपयोग के लिए जो जल है वो अत्यंत कम होता है। दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जल दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि जल के जो है उपयोग और उसके कैसे किस प्रकार उसको कम से कम उपयोग किया जाए, मितव्ययितापूर्ण उपयोग करके आगामी पीढ़ियों के लिए जल को सुरक्षित बनाया जाए। देखिए यहाँ पर कुछ पोस्टर हैं विश्व जल दिवस पर। जल की हर एक बूंद जो है वो हमारे लिए जीवन है, जल की बचत करें और प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, मेरा परम मित्र जल। तो ये पोस्टर ऐसे हैं जो ये आपको दर्शाते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और जल के संरक्षण की ओर व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों पेयजल जो होता है वो धुलाई, खाना पकाने और उचित साफ सफाई करने के लिए बहुत आवश्यक होता है और पेयजल की जो मात्रा होती है एक व्यक्ति के लिए दिन भर में न्यूनतम मात्रा कम से कम 50 लीटर होती है और यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.5 बाल्टी जल के बराबर होता है। यदि आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, नहीं तो हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जल एकत्र करने के लिए महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है। दोस्तों का जो है आप एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं कि जल की कमी जो है वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है और ऐसा अनुमान है कि कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि जो हमारे उपयोग के लिए जल है वो बहुत सीमित मात्रा में है और उसका भी बहुत बड़ा भाग हम औद्योगिक प्रतिष्ठानों, खेती बाड़ी में उपयोग करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो अगले समय में, आगे आने वाले समय में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों जल संरक्षण की बात या जल के मितव्ययितापूर्ण उपयोग की बात क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पास उपलब्ध जो जल है वो बहुत कम है। ऐसे तो जल की मात्रा बहुत है, पृथ्वी पर इसका 3/4 भाग जो है जल है, लेकिन जो उपयोग के लिए हमारे उपयोग में आने वाला जल है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि जल का संरक्षण और इसका मितव्ययितापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का चित्र है, जिसमें ये नीली आभा लिए हुए है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि 3/4 भाग पृथ्वी का ये जल से ढका हुआ है और पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्र और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल यानी पृथ्वी के अंदर जल और वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है और उपयोग के लिए जो जल होता है उसे अलवण जल या मीठा जल कहते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में फ्रेश वाटर या ताज़ा जल भी कहा जाता है। दोस्तों
जो है ताज़े जल की मात्रा बहुत कम होती है जो हमारे उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर देखिए एक क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ चरणों का जो है अनुसरण करते हुए आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो जल उपलब्ध है और हमारे लिए जो पेय जल है या उपयोग के लिए जल है। देखिए मध्यम आकार के साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए। इसमें 20 लीटर जल आता है। तो ये 20 लीटर जल की बाल्टी है और मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। एक 5 मिलीलीटर क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 ml जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल दीजिए। तो ये जो मग में पड़ा हुआ जल है ये पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए केवल 500 ml जल जो है वो हमारे पीने योग्य जल है और मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए और ये जो जल है जो कांच में ये हमारे भौम जल के रूप में यानी पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। और अंत में मग में से 1/4 यानी 1 चम्मच जल लीजिए और यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत कम मात्रा जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध जल है उसका बहुत कम मात्रा ही हमारे लिए उपयोग योग्य है। हम में से अधिकांश लोग जल को असीमित संसाधन मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। जल एक सीमित संसाधन है और इसीलिए वर्तमान विश्व को इसकी चिंता हो रही है। अब आइए देखते हैं जल की प्रमुख अवस्थाएं। दोस्तों जल के लगातार उपयोग से जो समस्त जल संसाधन समाप्त हो जाएगा। विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है और यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर देखिए जल चक्र किस प्रकार से यहाँ पर जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और जो जल चक्र होता है उसमें जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए ठोस अवस्था में जल जो है वो बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी और ध्रुवों पर छत्रकों तथा बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जो जल है वो हमारे महासागर, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूजल के नीचे भौम जल के रूप में पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जल की इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बीच जो लगातार चक्रण होता है इससे पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या और अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो जल है हमारा जो जल है वो कहीं न कहीं से वापस लौट कर वो पृथ्वी पर वापस आता है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जल का चक्रण होता है। यहाँ पर देखिए पहला है जो ये दिखा रहे हैं मझभौल। तो ये देखिए भौम जल जो पहला है ये भौम जल है जो पृथ्वी के नीचे स्थित होता है। दूसरा है वाष्प, दूसरा वाष्प बनकर यहाँ पर देखिए उड़ रहा है। तीसरा संघनन है, संघनन के द्वारा ये बादल बनते हैं और फिर उससे वर्षा होती है। चौथा है बादल, चौथा किस प्रकार से बादल बनते हैं। यहाँ पर देखिए बादल बनकर ये जो बादल हैं यहाँ पर बादल बन गए। पांचवा है वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पेड़ पौधों द्वारा चलती है। अंतःसंध्यन ये देखिए, और उसके बाद वर्षण जो होता है वो हमारा 7वें क्रम पर वर्षण है। तो किस प्रकार से जो जल है वो वाष्पन के द्वारा बादलों का निर्माण करता है, फिर बादल बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। दोस्तों अधिकांश शहरों और नगरों में जो जल आपूर्ति है उसकी व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुएं से लाया जाता है और जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष प्रक्रम में बिछाए गए जाल द्वारा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे स्रोत से प्राप्त करते हैं और प्रायः महिलाओं और बच्चों को जल लाने के लिए जल स्रोत तक जाना पड़ता है और कभी कभी जल स्रोत काफ़ी दूरी पर होता है, तो ये कार्य अत्यधिक कष्टकारी हो जाता है।
दोस्तों स्थिति ये होती है कि कभी-कभी 2, 4 या 10 किलोमीटर तक भी जो है जाना पड़ता है महिलाओं को, और स्रोत से जल लाने में भी लोगों को बहुत समय लग जाता है। और हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जो जल है कुओं, नलकूपों और हैंडपंपों से प्राप्त करता है। और कुएं, हैंडपंप और नल के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो हमारे भूमिगत जल या भौम जल का महत्वपूर्ण भाग होता है। दोस्तों आइए जानते हैं जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। दोस्तों भौम जल क्या होता है? भौम जल जो है वो पृथ्वी के अंदर जो रिस कर पानी गया होता है और वहाँ विभिन्न स्रोतों में इकट्ठा हो जाता है, वो भौम जल होता है। दोस्तों मृदा के कणों के बीच सारे कण, रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच जल से भरे होते हैं और इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है और किसी दिए गए स्थान पर बदल भी सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। और भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल या भूमिगत जल कहलाता है। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःसंध्यन कहलाता है और यह प्रक्रम उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति करता है। तो आप जानते हैं जब बारिश होती है तो दरारों या मिट्टी की दरारों से पानी भूमि के नीचे चला जाता है और इससे भौम जल की पुनः आपूर्ति होती है। और इस स्थिति ये है कि कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है और इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर या जल संभरण कहा जाता है। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों और हैंडपंपों से बाहर निकाला जाता है। भौम जल और भौम जल स्तर देखिए यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, बारिश के द्वारा फिर भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। नदी और झीलों का जल भी भौम जल को पुनः पूर्ति करता है। ये यहाँ पर देखिए जल भर हैं और जो हमारे हैंडपंप होते हैं इसी भौम जल या भूमिगत जल से अपने पानी की सप्लाई निर्धारित करते हैं। दोस्तों अपने ऐसे स्थानों पर आपने देखा होगा जहां पर भौम जल स्तर के लिए बोरिंग की जाती है और वहां कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि जल पाने के लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है। दोस्तों भूमि के नीचे निरंतर जल को नहीं निकाला जा सकता है, इससे भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। भौम जल स्तर का अवक्षय क्या होता है? तो भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल या भूमिगत जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल के अवस्तरण या रिसाव के द्वारा होती है। भौम जल तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने जल की प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। लेकिन जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर जो भूमिगत जल है या भौम जल स्तर है वो नीचे गिर सकता है और ऐसा कई कारणों से हो सकता है। इसके जो कारण हैं जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। इसके अलावा वर्षा की मात्रा में कमी भी भौम जल स्तर को नीचा कर देती है और भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक वनारोपण जैसे वनोन्मूलन और जल के अवश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी, ये सब भौम जल स्तर को नीचे गिराते हैं। दोस्तों जनसंख्या प्रसार लगातार हो रहा है और जनसंख्या बढ़ने से भवन, दुकान, कार्यालय और सड़क के निर्माण की मांग भी बढ़ती है। इससे कृषि योग्य भूमि, खाद्यान्न और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्रों के कमी आती है। इससे जो वर्षा जल का रिसाव होता है भूमिगत जल के अंदर, उसकी दर में कमी हो जाती है। और यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह से कमी होती रही तो याद रखिएगा कि जो है जल का संतुलन या भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा और निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्राय भौम जल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के रिसाव के अवसर भी कम कर रहे हैं। इसके कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे निरंतर अवक्षय हो रहा है और ये कम होता जा रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा भौम जल स्तर घटने का एक महत्वपूर्ण कारक बढ़ते हुए उद्योग भी हैं।
बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उद्योगों का उपयोग किया जाता है, उद्योगों का निर्माण होता है और सभी उद्योग जल का उपयोग करते हैं और किसी भी वस्तु के उत्पादन में जल की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं जल का वितरण। अनेक स्थानों पर जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है और जल के वितरण में बहुत असमानता होती है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है तो वहाँ भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में है। इसके विपरीत कुछ जगह रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा होता है। दोस्तों ये भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी हो सकती है और ऐसा जल के कुप्रबंधन या अच्छे ढंग से प्रबंधन न होने के कारण होता है। यहाँ पर देखिए भारत में जो है वर्षा मानचित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डार्क बैगनी कलर से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है और हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ पर स्थिति देखिए 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा उन्हीं क्षेत्रों में होती है, लेकिन 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जो है वो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में होती है। जबकि जो वर्षा की मात्रा है बहुत कम होती जाती है। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र दिखाया गया है। इसके अलावा राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो ये दोस्तों जल का जो वितरण है बहुत ही असमान होता है, लेकिन इसके लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो वाटर मैनेजमेंट क्या है? दोस्तों अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है, जबकि नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं। तो ये संभव है कि जल गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को भी देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है और बहुमूल्य जल को इस प्रकार बहने से रोका जाना भी जल प्रबंधन का एक अवयव है। दोस्तों कुप्रबंधन अथवा जल की बर्बादी जो है व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। हम जानबूझकर अथवा अनजानों में दांत का मंजन करते, दाढ़ी बनाते और नहाते समय जल की बर्बादी करते हैं। जो टोटियां खराब हैं उनमें जल का रिसाव जल की बर्बादी का एक अन्य स्रोत होता है और उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा लगता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता ही नहीं होगी। दोस्तों वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है और यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति यानी जल संभरण, भूमिगत स्तर भौम जल स्तर पुनर्संभरण के लिए किया जा सकता है। इस जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण इसको कहा जाता है। यानी वर्षा का जो जल है उसे हम किस प्रकार से संग्रहित करें और पुनः उसको भूमि को रिचार्ज करें, यानी पुनर्जल संभरण, इसको वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए तालाब और बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल को संचित करने का पारंपरिक तरीका था और समय के साथ साथ इन बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिससे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। फिर भी जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है और जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों खेती के लिए भी बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। किसान अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में आपने सुना होगा। ये जो है पाइपों के माध्यम से पौधों को उतनी ही मात्रा में जल दिया जाता है जितना कि उनको आवश्यकता होती है। इससे जो है वो जल की बहुत बड़ी मात्रा की बचत होती है। दोस्तों गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों में यहाँ जल की मांग बढ़ गई है और भौम जल का पुनः उपयोग करने के लिए
यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण भौम जल स्तर नीचे चला गया है। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक एनजीओ के साथ मिलकर वलसाड जल संग्रहण का निश्चय किया। रुकमावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बनाए गए और इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल स्तरों की पुनः पूर्ति हो गई। इसके कारण दोस्तों अब क्षेत्र के किसानों को कुओं में वर्ष भर पानी मिलता है और जो जल समुद्र में बहकर चला जाता था वो व्यर्थ हो जाता था, लेकिन वो जल अब सिंचाई और जो है दैनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। यहाँ पर देखिए ड्रिप सिंचाई किस प्रकार से दिखाया गया है। नलियों के माध्यम से केवल पौधों की जड़ों को पानी दिया जाता है और इसके माध्यम से पोषक तत्व भी दिए जा सकते हैं, जिसके कारण से जल की अत्यधिक मात्रा को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। जल संरक्षण में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? दोस्तों, जल एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य संसाधन है। इसको हमें बचा कर रखना होगा ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये आसानी से उपलब्ध हो। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं, जैसे मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला न रखें, फर्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाया जाए और कुल मिलाकर जो हमारे जल के स्रोत हैं उनको हमें प्रदूषित होने से बचाना है और जो लोग भी अन्य लोग भी जल की बर्बादी करते हैं उनको जागरूक करना है। दोस्तों, पौधों पर जल की कमी का प्रभाव क्या होता है उसको देखिए। गमले में जब पौधे को आप कुछ दिन तक पानी नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाता है और अंत में सूख जाता है। पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा से पोषक तत्व चाहिए होते हैं और इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि उनके लिए या पौधों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो वे सूख जाएंगे और पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों या पादपों पर ही निर्भर होते हैं। इससे ही हमें भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और पर्याप्त वर्षा होती है। तो इसलिए हमें वृक्षों का कटाव भी रोकना होगा और अधिक से अधिक पौधे भी लगाने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक सफल प्रयास ब्लू बॉक्स में दिया गया है। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में बदल दिया। उन्होंने 5 सूखी नदियों अखेरी, रूपा रेल, सरसा, भोगनी और जहाज वाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया है। आपने इस अध्याय के अध्ययन से क्या जाना उसको आइए संक्षेप में देखते हैं। जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण होता है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के प्रमुख कारण हैं और हमें पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति के समय भवन और अन्य स्थानों पर रिश्ते जलों के कारण जल की बर्बादी को रोकना चाहिए और समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययिता से करे और यदि पौधों को जल नहीं दिया जाता है तो वे मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा जल एक बहुमूल्य संसाधन है। तो इस चैप्टर में आप आसानी से समझ सकते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। भौम जल स्तर और जो हमारे पीने योग्य या उपयोग योग्य जल है बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हमें जल को संरक्षित करना चाहिए और अधिक से अधिक जल संसाधन को सुरक्षित रखने हो तो खुद को और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।